ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन हुआ मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं एक रिविजनरी वीडियो डाला हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपका जितना भी आज कंप्लीट हो सके मैं कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा कैपिटल गेन का कुछ बाकी था, पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन में जो आपका गिफ्ट का सेशन आया, तो गिफ्ट का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। तो गिफ्ट कंप्लीट कर दिया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो भी बाकी बचा कुछ चीज़ें हैं उससे पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद हम शुरू करेंगे कैपिटल गेन का जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कि रेट ऑफ टैक्सेस एंड बाकी जो कुछ है उससे अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, अपन पढ़ रहे थे गिफ्ट के बाद यहाँ पे मेरा कुछ प्लानिंग है, मैं IFOS को कंप्लीट कर दूंगा, राइट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कुछ चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूंगा। जिस बुक्स को आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आप कंटेंट देख लेना। यहाँ पे मैं कुछ जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें है और मेरे को लगता है आपको दिक्कत आ सकता है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ हमारा जो भी आपका नंबर दे रखा है हमने, वहाँ पे हमको आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपका डाउट, राइट। तो चलिए अपन आज का कंटेंट शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आप लोगों को सब पता होगा, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। पहला क्वेश्चन ये आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, राइट। जैसे कि आपका डिविडेंड इनकम जो भी है, राइट, जो भी आपका डिविडेंड इनकम है, जैसे कि आप फॉरेन कंपनी से कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं एंड ये आपका कहां से टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर में टैक्सेबल होगा, राइट। अगर आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, राइट। डिविडेंड के बारे में इतना याद कर लीजिए, अगर आपने कुछ इंडियन कंपनी से डिविडेंड पा रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। शायद 2-3 क्लास के बाद मैं डिविडेंड जब आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ से हम एक सेक्शन कवर करेंगे, तो मैं वहाँ आपको डिटेल्स में डिविडेंड के बारे में बताऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट जो भी आपका डायरेक्टर फीस है, राइट, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक बात दिमाग में हमेशा डाल दीजिए, अगर कोई बंदा कुछ रिसीव कर रहा है कुछ एक पर्सन से, वहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, देन दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ओके, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई एडिशनल डायरेक्टर रख रहे हैं, उन लोगों को कुछ सिटिंग फी, मीटिंग फिटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, जहां पे हमारा कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होगा। जब अपन पढ़ेंगे लॉ में कवर करेंगे, डायरेक्टर इज एलिजिबल टू सिटिंग फी फॉर अटेंडिंग एनी मीटिंग, तो वहां से जो भी मिलेगा, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ध्यान दीजिए, हम अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे। जनरली एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड होता है। मान लीजिए आपका कोई लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है, वहां से आप कुछ एग्रीकल्चरल इनकम कर रहे हो,
तो आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फ्लैट ले लिया, उस फ्लैट को मैं क्या कर रहा हूँ, सबलेट कर रहा हूँ, दूसरे बंदे को क्या कर रहा हूँ, सबलेट कर रहा हूँ, तो वहां से जितना भी मेरा क्या आएगा, वहां से मेरा जितना भी क्या आएगा, रेंट आएगा, वो IFOS के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए आगे, जो भी फैमिली पेंशन है यहाँ को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये फैमिली पेंशन वाला आपको MCQ में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर कोई फैमिली पेंशन रिसीव कर रहा है, कोई एसएससी फैमिली पेंशन रिसीव कर रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, मगर आज पर सेक्शन 57 वो कुछ डिडक्शन दे रखा है, राइट। जब अपन पढ़ेंगे इसी सीरीज में आ जाएगा आपका सेक्शन 57, वहां पे कुछ डिडक्शन दे रखा है पेंशन होल्डर को, राइट। तो डिडक्शन कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 15,000 फॉर annum जो भी आपका आएगा उसको क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, ये आपका क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिडक्शन व्हिच एवरेज क्या होगा, लोअर होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैंने बताया अगर कुछ भी आप फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हो तो वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा, एंड आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 कुछ डिडक्शन मिल जाएगा, जैसे कि 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन व्हिच एवर इज लोअर, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, एम्प्लॉय ऑफ आर्म फोर्स पारामिलिट्री अगर से शहीद हो जाता है ड्यूरिंग द ड्यूटी, देन फैमिली पेंशन जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ये वाला आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला MCQ में आपको पूछा जा सकता है। मगर मान लीजिए हमारा जो भी एयर फोर्सेस है, जो भी हमारा क्या है सोल्जर्स है, जो कि दिन रात हमारे देश के लिए अपना जान कुर्बान दे देते हैं, ड्यूरिंग द ड्यूटी मान लीजिए किसका क्या हो गया, शहीद हो गया, तो उन लोगों को जो भी फैमिली पेंशन मिलेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स वो टैक्सेबल नहीं होगा। हमने ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं। कहाँ पे कवर कर चुके हैं, मिस्टर ID हटला ITC, याद कीजिए मैंने आपको बताया था गिफ्ट के केस में, अगर ये मिस्टर ID हटला ITC तो ये क्या हो जाएगा, गिफ्ट होगा, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, दैट मीन्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। M स्टैंड्स फॉर मैरिज रिलेटिव इनहेरिटेंस टू इनहेरिटेंस, उसके बाद आ रहा था आपका कॉन्टेम्परेरी टू डेथ, T पे आ रहा था आपका ट्रस्ट, एच से आ रहा था आपका हॉस्पिटल, U से आ रहा था आपका यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रॉम और बाय, LA से आ रहा था आपका लोकल अथॉरिटी, राइट। एंड ITC को मैंने बताया था, बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं ITC का मतलब क्या है। इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल बाय ट्रस्ट क्रिएटेड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान दीजिए, I स्टैंड्स फॉर, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल क्या कर रखा है, एक ट्रस्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, एक ट्रस्ट कर रखा है फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए ये बंदा था मिस्टर X, उसने क्या कर दिया, एक ट्रस्ट क्रिएटेड कर दिया, ताकि क्या हो जाएगा, जो भी मिस्टर X का रिलेटिव होंगे वो ये ट्रस्ट से क्या हो जाएंगे, कुछ बेनिफिट रिसीव कर सकेंगे, राइट, कुछ बेनिफिट रिसीव कर सकेंगे, तो ये वाला भी आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। आई से आप याद रखना, इंडिविजुअल अगर कोई ट्रस्ट क्रिएटेड कर रखा है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मान लीजिए आपका द कॉमर्स एकेडमी का, मान लीजिए अभी तो हमने आपसे कुछ टैक्स वगैरह वगैरह नहीं चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए मैं द कॉमर्स एकेडमी का फॉर एन एग्जाम्पल, द कॉमर्स एकेडमी का एक सेमिस्टर का फी मान लीजिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं 2500, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने जीएसटी आपसे चार्ज कर लूँगा 18%, जीएसटी हम चार्ज कर लूँगा 18%, राइट। तो जितना आएगा उसको मैं यहाँ पे बता दूं, और एक बार बता दूं, मान लीजिए द कॉमर्स एकेडमी अपन जो भी स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 2500 पर सेमिस्टर चार्ज कर रहे हैं। हालांकि हमारा इंडिविजुअल पेपर के लिए फीस थोड़ा अलग अलग है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 2500 क्या कर रहे हैं पर स्टूडेंट चार्ज कर रहे हैं, देन ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये वाला जो इनकम रिसीव कर रहा है, ये वाला एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये द कॉमर्स एकेडमी का लॉ मेकर ने द कॉमर्स एकेडमी के लिए ये वाला बेनिफिट नहीं कर रखा है। जैसे कि आपका कॉलेज है, राइट, कॉलेज है, कोई लाइब्रेरी है जो कि नोटिफाइड लाइब्रेरी है, वहाँ से कुछ इनकम आ रहा है, गिफ्ट में रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, राइट। ओके, आई से क्या आया, इंडिविजुअल कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव। टी से आया ट्रस्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। C stands for by a transaction not regarded as transfer under clause 1, clause IV, clause V, clause VI, ये वाला जो 7A, 7A डबल A, 7B, 7C अब अपन डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ अमालगमेशन डीमर्जर, दैट इज अपन जब डिस्कस करेंगे सेक्शन 47, वहाँ पे हम कुछ क्लॉज डिस्कस करेंगे। वहाँ से क्या हो रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 56 क्लॉज सब सेक्शन 2 क्लॉज एक्स के हिसाब से एप्लीकेबल इवन इफ गिफ्ट मेड बाय ए रेसिडेंट पर्सन टू एनआर, राइट। तो चलिए अपन जब उसको डिस्कस करेंगे, फुल्ली डिस्कस करेंगे। अभी और एक चीज़ अपन यहाँ शुरुआत करेंगे, जैसे कि आपका सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 7B थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। हाय, चलिए ओके, अपन अभी शुरू करेंगे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 7B को अपन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई आपका मिस्टर एक्स था, राइट, जिसके पास बहुत सारा क्या था, ब्लैक मनी था, राइट।
मिस्टर एक्स के पास क्या था, बहुत सारा ब्लैक मनी था, राइट। ये किसको क्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो भी रेसिडेंट है उन लोगों को देने के लिए कोशिश कर रहा है। मिस्टर एक्स ने क्या किया ना, एक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक कंपनी खोल दिया, राइट। अब ध्यान से थोड़ा ये एग्जाम्पल को गौर कीजिए, ताकि आपको जो मैं बताऊंगा तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये पूरी तरह से समझ में आ सके। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स कोई था, उसने क्या कर दिया, एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड खोल दिया जिसका शेयर वैल्यू था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10 था, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, ₹12 था, राइट। मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, शेयर होल्डर को शेयर इश्यू किया हाई प्राइस में, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू था सिर्फ ₹12, लेकिन मार्केट में इश्यू किया 200 के लिए। ध्यान दीजिए, 200 में वो शेयर को क्या कर दिया, मिस्टर एक्स लिमिटेड ने बेच दिया मार्केट में, राइट। जितना भी पैसा आया, मान लीजिए 10,000 शेयर उसने बेच दिया, वहां से कितना रुपया आ जाएगा, 10,000 शेयर फॉर एट द रेट 200 इज, आपको कितना रुपया आ गया, 20 लाख रुपया आ गया, राइट। तो एक्स लिमिटेड ने शेयर इश्यू किया, उस लोगों ने क्या कर दिया, पैसा दे दिया किसको, एक्स लिमिटेड को। उसके बाद क्या किया, शेयर को बाय बैक कर दिया, एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो था फेस वैल्यू में बाय बैक कर दिया। मान लीजिए ₹10 में बाय बैक कर लिया, तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 1 लाख रुपया देना पड़ा। यहां पे एक्स लिमिटेड को हैंड टू हैंड कितने का आ रहा है, 19 लाख का बेनिफिट आ रहा है, 19 लाख का बेनिफिट आ रहा है। ध्यान दीजिए, मैं क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मिस्टर एक्स क्या सोच रहा है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो कन्वर्ट कैसे करेगा, एक्स ने क्या कर दिया, एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम पे एक प्राइवेट कंपनी खोल दिया, जिसका शेयर वैल्यू सिर्फ ₹10 था, फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में ₹12 था, लेकिन एक्स ने क्या कर दिया, ₹200 में शेयर को बेच डाला। तो मिस्टर एक्स के पास आ गया 20 लाख रुपया। तो मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, बाय बैक कर दिया वो शेयर को एट द ₹10। यहां पे क्या हुआ, जो मिस्टर एक्स के पास कुछ ब्लैक मनी था वो व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो क्या हुआ, ऐसे भी ब्लैक से व्हाइट को कन्वर्ट हो सकता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हमारा थे प्रणब मुखर्जी ने, जब फाइनेंस एक्ट 2012 को लाया, वहां पे एक सेक्शन इंसर्ट किया, बहुत प्यारा सा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B, जहां पे प्रणब मुखर्जी ने ये लिखा, अगर कोई क्लोजली होल्ड कंपनी है, क्लोजली होल्ड कंपनी मींस ऑन लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी है, वो शेयर इश्यू करती है प्रीमियम पे टू एनी रेसिडेंट पर्सन। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेसिडेंट पर्सन को मान लीजिए कुछ शेयर इश्यू कर रहे हैं एट ए प्राइस व्हिच इज हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर, राइट। तो क्या होगा, जो भी डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस एंड एफएमबी होगा, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी डिफरेंस बिटवीन इश्यू प्राइस एंड फेयर मार्केट वैल्यू होगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS में ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड ऑफ सच कंपनी। इन द एबव केस जो भी आपका डिफरेंस आया, फेयर मार्केट वैल्यू था ₹12, इश्यू प्राइस था ₹200, तो 188 क्या हो जाएगा, IFOS हेड में टैक्सेबल होगा। दिस इज कॉल्ड एंजल टैक्स।
आपने ये नाम सुन रखा होगा एंजल टैक्स, राइट। मैं क्या बताया पहले से और एक बार सुनिए। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B में ये लिखा हुआ है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, सर क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब ये है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ शेयर इश्यू कर रहा है। सर किसको शेयर इश्यू कर रहा है? इंडियन रेसिडेंट को इश्यू कर रहा है एट ए प्राइस व्हिच इज सो हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, देन जो भी डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू एंड इश्यू प्राइस का, वो डिफरेंस IFOS में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज ए वे जहां पे जो भी आपका इंडिया में पर्सन है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, वो दिस वे से वो क्या कर सकते हैं? ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रणब मुखर्जी ने जब फाइनेंस एक्ट 2012 को लाया, वहां पे एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया जहां पे ये बात बोला गया, अगर कोई आपका इश्यू प्राइस होगा व्हिच इज हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, देन द डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस and fair market value will be taxable under the head of income from other source। ओके, ये वाला जो सेक्शन है सिर्फ आपको रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट कोई भी कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो भी RBI का गाइडलाइन से, फेमा का गाइडलाइन से, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सैटिस्फाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला सेक्शन सिर्फ इंडियन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, राइट। यहां पे मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट बिकॉज जो भी एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, व्हाइट मनी ला रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जो भी हमारा RBI गाइडलाइन से फेमा का गाइडलाइन से वो लग जाता है, राइट। ओके, यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 56 सेक्शन 2 क्लॉज 7B में कुछ एक्सेप्शन है। मान लीजिए कोई वेंचर कैपिटल मींस जो कि आप स्टार्टअप कंपनी, राइट, अपन डिस्कस करेंगे स्टार्टअप कंपनी के बारे में। मान लीजिए कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम ए वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड और ए स्पेसिफाइड फंड और बाय ए कंपनी और फ्रॉम ए क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल ये सेक्शन नहीं होगा। जो कि क्या मैंने क्या बताया, जो कि आपका स्टार्टअप कंपनी है, वेंचर कैपिटल कंपनी है एंड जो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है, उनके ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उससे मैं और एक बार मेरा डिटेल नोट से आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। जितना भी मैं आपको बताया उसको थोड़ा याद रख लेना, आपका MCQ में आ सकता है। ये मैंने क्या बताया मान लीजिए कोई क्लोजली होल्ड कंपनी है, अगर ये कोई इंडियन रेसिडेंट को कुछ शेयर इश्यू कर रहा है एट ए प्राइस व्हिच इज हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर, देन द डिफरेंस बिटवीन द issue price and fair market value will be taxable under the head of IFOS, right। तो चलिए आगे। उसके बाद और एक सेक्शन आपका आ रहा है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11, ये बोलकर एक सेक्शन आ रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे नोटिफाइड कर रखा है, राइट। मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक बंदा था जो कि बहुत प्यारा सा सेक्शन है, आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या है सुन लीजिए। इंडिया में क्या है, आप नोटिस करना, इंडिया में अपन लोग जो है क्या करेंगे, अपन का कुछ काम धंधा नहीं होगा, लेकिन हम ऑलवेज सोच रहे हैं वो कैसे आगे जा रहा है,
दैट मीन्स थ्री इडियट में शायद वो जो साइलेंसर था एक बात बताया था, सॉरी जो कि आपका आमिर खान ने रोल किया था, वो साइलेंसर के बारे में कुछ बता रहा था। उसने बताया फास्ट आने का दो तरीका है, कैसे हम फास्ट आ सकते हैं। आइदर ओपन का मार्क बढ़ा दो, हार्ड लेबर करो, ओपन का मार्क बढ़ा दो, नहीं तो दूसरे जो लोग हैं उन लोगों का मार्क घटा दो, तो आप क्या हो सकते हैं, क्लास में फास्ट आ सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडिया में क्या हो रहा है, दूसरे कैटेगरी लोगों में ज्यादा लोग बिलोंग्स कर रहे हैं, राइट। क्या हुआ, एग्जाम्पल देखिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई बंदा मिस्टर एके था, ये एयरटेल कंपनी में एक एयरटेल कंपनी का एक प्लानिंग मैनेजर था, जो कि क्या कर रहा था, बहुत प्लानिंग एयरटेल कंपनी में कर रहा था। ये जो जियो, आपको पता होगा जियो ने 2014 या 16 में लॉन्च किया, उसके बाद बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर का जो क्या हालत हो गया, एयरटेल ये सब वगैरह सब डूब गए। तो जो भी है छोड़िए, अभी यहाँ पे फोकस कीजिए। जियो कंपनी का एमडी जो हमारा मुकेश भाई था, उसने मिस्टर एके को रिंग किया, राइट। उसने बताया मिस्टर एके आप एक काम कीजिए, एयरटेल कंपनी को छोड़ दीजिए एंड यहाँ पे हमारा यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। दैट मीन्स एयरटेल को छोड़ के जियो में ज्वाइन कर दीजिए, राइट। फॉर दिस ही इज गिविंग ₹25 लाख फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। जो भी मिस्टर एके को लॉस होगा ऑफिस को लीव करने के लिए, उसके लिए मुकेश भाई ने कितना कॉम्पेंसेशन देंगे, 25 लाख रुपीस कॉम्पेंसेशन देंगे, राइट। दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। मैंने आपको एक चीज बताया था अभी, ये बात दिमाग में डाल दो। अगर कोई बंदा दूसरे बंदे से कुछ रिसीव कर रहा है, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, राइट। यहां पे मान लीजिए मिस्टर एके ने आकर जियो को ज्वाइन कर दिया, तो मिस्टर एके एंड जियो के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाएगा। तो जो भी मिस्टर एके लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कॉम्पेंसेशन रिसीव करेगा, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मिस्टर मुकेश भाई ने ये बोला मैं आपको 40 लाख रुपया दे रहा हूं, आप जियो में ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन आप एयरटेल को छोड़ दीजिए, ओके। आप क्या करें, एयरटेल को छोड़ दीजिए, क्योंकि एयरटेल आज का जमाने में जियो का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कंपटीशन आर्ट ना, वहां पे आप देख लेना, इंडिया में कंपटीशन होना जरूरी है। अगर मान लीजिए एक मोनोपोली आ जाएगा, तो जो आम आदमी है ना, वो बिल्कुल सड़क में आ जाएंगे, राइट। तो छोड़िए, वो जो भी होगा तो ध्यान दीजिए। मुकेश भाई ने मिस्टर एके को क्या बताया, आप जियो ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन आप एयरटेल को छोड़ दीजिए। मैं आपको कितना दे रहा हूं, 40 लाख रुपया दे रहा हूं। तो यहां पे जो मुकेश भाई ने मिस्टर एके को दे रहे हैं, मुकेश भाई ने एके को जो भी पैसा दे रहे हैं, तो मेरे को ये बताए कि यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। आप क्या बताओगे? ज्यादा से ज्यादा हमारा जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, ये सोच रहे सर कैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, ये तो जियो को ज्वाइन ही नहीं किया। बिल्कुल, मैं तो वही चीज बता रहा हूं ना, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो जितना भी मिस्टर एके रिसीव कर रहा है मुकेश भाई से, तो वो आपका कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप एक डस्टबिन मान लीजिए, ये कुछ नहीं है, सिर्फ डस्टबिन है। जो भी इनकम पिछले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो कहां आ जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग इट, ओके। चलिए, अगर मुकेश भाई ने ये बोलता है तो वो लिखा, तो वो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, मैंने जो आपको बताया वो लिखा है यहाँ पे, ये IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। दो प्यारा सेक्शन मैंने अभी कवर किया, एक था आपका सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, और एक था आपका सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11, ओके। क्लॉज 11 को मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी आपको कुछ पैसा दे रहा है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, नॉट टू वर्क देयर, then that income will be
टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके ओके डन, चलिए डन। तो उसके बाद आपका आ रहा है एक प्यारा सा सेक्शन, सेक्शन 58। ये शायद ये सीरीज का आखिरी सेक्शन होगा, सेक्शन 58 जी। सेक्शन 58 आपको ये बता रहा है, मान लीजिए आपने ये वाला जो इनकम को अर्न करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर इनकर कर रखा है, तो ये वाला एक्सपेंडिचर को क्या हो जाएगा, आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS में जो भी आपका इनकम आ रहा है वो एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इनकम अगर आपका टैक्सेबल होगा तो एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा, दैट मीन्स डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आपका इनकम भी एग्जेम्प्टेड होगा तो जो भी आपने खर्चा कर रखा है वो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। अगर आपका इनकम विनिंग है तो उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसका कुछ भी आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 58 ये बता रहा है अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं टू अर्न सच इनकम, उसको अपन क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। अदरवाइज आपका इनकम एग्जेम्प्टेड होगा तो अपन क्या नहीं करेंगे, आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे। चलिए आगे। उसके बाद आ रहा है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। जैसे कि पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी है वो डिडक्शन में उसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट और सैलरी पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया इफ TDS नॉट डिडक्टेड और नॉट पेड। मान लीजिए आपका कोई TDS आप कोई नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो क्या होगा उसके ऊपर कुछ नॉन रेसिडेंट को सैलरी या इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने TDS पे नहीं किया, दैट मीन्स TDS डिडक्ट नहीं किया और TDS डिडक्ट किया, पे नहीं किया, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी पेमेंट टू रिलेटिव व्हिच इज अनरीजनेबल। मान लीजिए आपने रिलेटिव को कुछ क्या कर रखा है, अनरीजनेबल एक्सपेंसेस को पेमेंट कर रखा है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 58 आपको ये बता रहा है अगर आपका इनकम टैक्सेबल होगा, उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो उससे अपन डिडक्शन अलाउ कर देंगे। अगर आपका इनकम भी एग्जेम्प्टेड होगा तो एक्सपेंसेस भी क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एग्जेम्पशन या डिडक्शन जो भी होगा नहीं मिलेगा। राइट, ओके। और कुछ स्पेसिफाइड ये कर रखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। आपने मान लीजिए कोई इंटरेस्ट या सैलरी नॉन रेसिडेंट्स को पेमेंट कर रहे हो, आपने TDS नहीं काटा और TDS काटा गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात आपको सेक्शन 58 यहाँ पे बोल रखा है। चलिए बाकी जो कुछ चीजें हैं मैं आपको और एक सेक्शन में ले चलता हूँ, वहां से अपन और कुछ चीजें देखेंगे। ओके, तो थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, आपको कुछ करते हैं, जैसे कि एनी इनकम व्हिच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, देन दैट इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द IFOS। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, ये IFS वाला सेक्शन आपका क्या है, एक डस्टबिन है। डस्टबिन है मतलब अगर
कहाँ पे भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो IFOS के हेड में ये वाला आपका आ जाएगा। ओके सर, चलिए आगे। आइटम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS, राइट? Interest on security, if security held as on stock in trade, then interest taxable under the PGBP. रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी, मान लीजिए आप कोई प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, उसको आप रेंट में दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो भी इनकम आएगा वो IFOS के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी, डिविडेंड ऑन सेल मैंने आपको बता रखा था, इंडियन कंपनी से जो भी आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं ये वाला एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन आप फॉरेन कंपनी से कुछ भी डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल एंड गेम्स, अगर आप कुछ इनकम रिसीव कर रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन, ये भी आपका IFOS में टैक्सेबल होगा। रॉयल्टी इनकम मान लीजिए हमने कुछ क्या कर रखा है, कुछ किताब लिख रहे हैं, वहाँ पे जो भी मेरा रॉयल्टी इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। डायरेक्टर सेटिंग फी ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम, लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जनरली एग्रीकल्चरल इनकम आपका एग्जेम्प्टेड होता है। अपन जब डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम तब अपन पढ़ेंगे, बट मान लीजिए आपका आउटसाइड इंडिया में कुछ लैंड है एंड जहाँ से आप कुछ एग्रीकल्चरल इनकम कर रहे हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, IFOS के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ये जो वाला लोग हैं ना, MP MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका भी क्या हो जाएंगे, उन लोगों को जो भी सैलरी मिल रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? ओके। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंडेड, जो भी आपका इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है उसके ऊपर मान लीजिए ड्यू डेट से आपका टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने आपको रिफंड नहीं किया, तो उसके ऊपर जो भी आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपको डिडक्शन में IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा यहाँ पे। एंड अमाउंट रिसीव फैमिली पेंशन ने मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एंड सेक्शन 57 में फैमिली पेंशन के लिए कुछ डिडक्शन बता रहा था, जैसे कि 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन रिसिप्ट और 15,000 पर annum व्हिचएवर इज लोअर, ये वाला क्या हो जाएगा, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट? चलिए आगे। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, जो भी आपका है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट 50% डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 57। मान लीजिए आपका कुछ कैपिटल एसेट था जहां पे आपका गवर्नमेंट का एक रोड या ट्रेन लाइन या हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हुआ, आपका कैपिटल एसेट को कंपल्सरी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्वायर्ड कर दिया। एंड कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में मैंने आपको बताया था जो भी आपका इनकम आएगा कब टैक्सेबल होगा, जब अपन क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन रिसीव करेंगे, तब ये वाला क्या हो जाएगा, इनकम आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए अपन ने कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट हमको इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, इन दैट केस अपन जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे तब कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे सर। गिफ्ट के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कस कर रखा है। जो भी मैंने आपको चार्ट दिया था वो उसका भी मैंने ऑलरेडी ये वाला ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसके बाद मिस्टर ID होटल ITC भी मैंने आपको कवर कर लिया। जैसे कि M से आ रहा था मैरिज, R से आ रहा था रिलेटिव, I से आ रहा था प्रॉपर्टी अंडर विल और वे ऑफ इनहेरिटेंस, D stands for contemplation of death, T stands for by trust registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 from और by। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप ट्रस्ट से कुछ रिसीव कर रहे हो और ट्रस्ट कुछ रिसीव कर रहा है तो ये वाला इनकम आप IFOS हेड में क्या हो जाएगा, अपन का टैक्सेबल हो जाएगा। राइट। चलिए आगे। मजा आ रहा है सर, IFOS तो बहुत सिंपल है। एंड आपका जो एस में आ रहा था आपका हॉस्पिटल से अगर आप कुछ इनकम रिसीव कर रहे हो, गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा
एग्जेम्प्टेड मान लिया जाएगा, ये वाला टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये वाला टैक्सेबल नहीं होगा। एल स्टैंड्स फॉर लोकल अथॉरिटी, आईडीसी होटल, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बना रखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, देन ये वाला ये कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आ रहा था आपका टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, अगर ये कुछ क्या कर रहा है कुछ गिफ्ट रिसीव कर रहा है तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में, राइट। उसके बाद आपका आ रहा था सर सी मैंने आपको बता रखा था जो भी अमलगमेशन होगा, डी मर्जर होगा, सेक्शन 47 में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये सी वाला अगर कुछ कॉम्पेंसेशन रिसीव हो रहा है, गिफ्ट में कुछ मिल रहा है, वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन आ रहा है वो टैग नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के बारे में मैंने आपको शायद बता रखा था, फिर भी अपन यहां पे पढ़ लेंगे। वहां पे ये लिखा है ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स, मैंने आपको बताया था ना, ये बताया था, ये वाला सेक्शन मैंने आपको बताया था, ये गिफ्ट के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ये वाला जो 8 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, मूवेबल प्रॉपर्टी केस में 8 प्रॉपर्टी मैंने बताया था, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी अदर आर्ट एंड बुलियन यहाँ पे मैंने बताया था गोल्ड बिस्किट के बारे में, राइट। तो ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ये भी आपका यहाँ कवर हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मीनिंग ऑफ रिलेटिव, जैसे कि ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, जो है वो तो रिलेटिव है ही है, फादर मदर का ब्रदर एंड सिस्टर वो भी रिलेटिव है, ब्रदर एंड सिस्टर का जो भी स्पाउस है वो भी रिलेटिव आ जाएंगे, एंड इंडिविजुअल का स्पाउस तो रिलेटिव में आएगा, इंडिविजुअल का जो भी ब्रदर एंड सिस्टर है वो तो रिलेटिव में आएंगे, ब्रदर सिस्टर का जो भी स्पाउस लोग है वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे। और मैंने आपको एक बात बताया था, स्पाउस का जो भी ब्रदर एंड सिस्टर है, स्पाउस का फादर मदर है, वो भी आपका रिलेटिव में आ जाएगा। एंड आपका जो भी ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ है, उन लोगों का स्पाउस भी आपका यहाँ पे रिलेटिव के मीनिंग में आ जाएंगे, राइट। इन केस ऑफ HUF, जो भी HUF का मेंबर लोग होंगे वो रिलेटिव में आ जाएंगे। तो हमने 56 सबसेक्शन 2x में ऑलरेडी ये वाला पॉइंट आपको डिस्कस कर रखा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके तो आप उसे थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। तो काम करें ना, ये तो 1 मिनट लगेगा, मैं रिवाइज कर लेता हूँ, राइट। एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर राम acquired a house property for ₹3 lakh during previous year 1-2. He gifted such property to his friend Lakshman on 16th of July 2018. SDB stamp duty valuation on date of gift was 40 lakh. डेट ऑफ गिफ्ट में ट्रांसफर में आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितना था, 40 लाख था। लॉकमन ने क्या कर दिया, सेल सच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 229 फॉर ₹83 लाख। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स वाला यहाँ पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए, गिफ्ट नॉट क्रिएटेड एज ए ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47, राइट। अगर मान लीजिए कोई आप रिलेटिव को क्या कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उससे हम अपन क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं, उसके ऊपर कैपिटल गेन का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। इन हैंड्स ऑफ लक्ष्मण, राइट, लक्ष्मण के हैंड में क्या होगा, ही रिसीव्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन, राइट। जब उसने रिसीव किया कितना एसडीबी वैल्यू था, 40 लाख था। मैंने आपको 2 चीजें बताए थे, वहां पे आप क्या चेक करेंगे, ये वाला जो एसडीबी है ये 50,000 से एक्सीड है, सर 40 लाख तो 50,000 से एक्सीड है, जरूर एक्सीड है। और मैंने आपको एक चीज बताया था, जो भी आपका
एसडीबी राइट यहाँ पे ये वाला 40 लाख आपका 50,000 को एक्सीड कर रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स में इन हैंड ऑफ मिस्टर लक्ष्मण में के हैंड में आएगा। सर किससे टैक्सेबल होगा? सर कैसे टैक्सेबल होगा? कैसे टैक्सेबल होगा? ये वाला मिस्टर हैंड के हाथ में 40 लाख, ये 56 सेक्शन 2 एक्स में टैक्सेबल हो जाएगा एंड मिस्टर राम के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 47 के हिसाब से वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एंड लक्ष्मण ने जब ट्रांसफर किया, लक्ष्मण ने कितने में ट्रांसफर किया? लक्ष्मण ने 83 लाख में ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पे कैपिटल गेन आ जाएगा इन हैंड ऑफ लक्ष्मण। राइट अभी ट्रैक में हमने आगे लक्ष्मण के हाथ में कैपिटल गेन आ जाएगा। सर कैपिटल गेन तो आपने बताया था सेक्शन 48 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, जहां पे अपन लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एंड उसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस करेंगे, ये आपका आ जाएगा नेट कंसीडरेशन। जो भी आपका नेट कंसीडरेशन आएगा वहां से अपन लेस करेंगे, वहां से अपन लेस करेंगे। सर क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अपन लेस कर देंगे। जो भी हमारा बचा कुचा बच जाएगा ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल एज द केस में बी। ओके सर, यहाँ पे तो हमने हमारा समझ में आ गया। यहाँ पे तो एफबीओसी आपका 83 लाख है। सर अपन वहां पे बताया था, क्या बताया था सर? आपने बताया था एक सेक्शन है 49 सबसेक्शन 4 जहां पे ये बात बता रखा था अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में ला रहे हो जितने के ऊपर आपने ऑलरेडी आईएफओएस हेड में टैक्सेबल कर रखा है वो आपका क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। सर यहाँ पे बताइए लक्ष्मण के हैंड में ऑलरेडी 40 लाख आईएफओएस के हेड में टैक्सेबल हो गया है, तो ये वाला 40 लाख क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी या इन हैंड ऑफ लक्ष्मण हो जाएगा। अकॉर्डिंगली 83 लाख से अगर हमने ये 40 लाख को लेस कर देंगे तो 43 लाख आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को चेक करने के लिए हम 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। सर यहाँ पे हमको बताइए पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहां से लेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कहां से लेंगे? जब हमको ये एसेट गिफ्ट में मिला था। ओके सर, एग्जाम्पल 2 में कुछ एग्जाम्पल दे रखा है तो अब क्या लेना से थोड़ा पढ़ना। अच्छा ये मैं और एक बात आपको ये वाला थोड़ा आप सेट लेके थोड़ा आप उसको कर सकते हैं सर। स्क्रीनशॉट लेंगे, कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे? आज मेरे राजा कहाँ गए? हाँ अब रहे हैं ना सर। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर लेंगे अपन सॉल्व लेंगे। तो मैं भी यहाँ पे आपको कर एग्जाम्पल 1 राम एंड लक्ष्मण आर रिलेटिव दैट इज ब्रदर, व्हाट विल बी टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ राम? गिफ्ट आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। एक्स ने जो ट्रांसफर किया उसे कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। इन हैंड्स ऑफ लक्ष्मण मैंने आपको बताया था रिलेटिव को अगर अपन ने कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, तो लक्ष्मण के हैंड में भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर लक्ष्मण ने उससे ट्रांसफर कर दिया, मैंने आपको क्या बताया था 49 सबसेक्शन 4 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जितने के ऊपर आईएफओएस के हेड में टैक्सेबल हुआ है वो आपका क्या बन जाएगा?
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा इन हैंड ऑफ ट्रांसफरी, जब ट्रांसफरी ने उस एसेट को मार्केट में सेल करेगा, राइट। इन दैट केस लक्ष्मण ने कुछ भी टैक्स पेमेंट नहीं कर रखा है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स के हेड में, क्योंकि ये रिलेटिव था। रिलेटिव को जो ट्रांसफर गिफ्ट में हम देंगे, जो गिफ्ट में हम देंगे उसके ऊपर आईएफओएस हेड में भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर अपन क्या यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नील मान लेंगे, जीरो मान लेंगे? मैंने कहा आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा है, राइट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आ जाएगा कितना 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 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, राइट। प्रीवियस ओनर दैट मींस जब राम ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, राइट, 3 लाख में शायद था, 3 लाख में परचेज, राइट। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से चेक करेंगे? राम से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे, तो ये था 280, जब ये उसका इंडेक्स था कितना 280, वो था 18-19 का इंडेक्स, और डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्स। जब हमने ये प्रॉपर्टी एक्वायर किया था ये आ गया आपका 8,40,000, बाकी ये टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके सर, थोड़ा और एक बार समरी कर देंगे तो बहुत अच्छा। मैंने बोला ठीक है, मैं समरी बनाऊं आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा मैं आपका रिवाइज कर मैंने क्या बताया आपका, आप अगर आईएफओएस में टैक्सेबल कब होगा? अगर आप कोई अदर देन रिलेटिव को गिफ्ट दे रहे हो तो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप रिलेटिव को कुछ गिफ्ट में दे रहे हो तो ये आईएफओएस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। सर जब मान लीजिए एक्स ने वाई को एसेट कुछ ट्रांसफर किया एंड आई रिलेटिव नहीं है तो आई के हैंड में आईएफओएस हेड में टैक्सेबल आ जाएगा। मान लीजिए वाई ने कब उससे सेल कर दिया, इन दैट केस वाई ने जितने पैसे के ऊपर क्या कर रखा है, आईएफओएस हेड में टैक्स पे कर रखा है, दैट विल बिकम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू मिस्टर वाई, राइट। मान लीजिए सर रिलेटिव था, उसने कुछ आईएफओएस हेड में टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे लेंगे? अपन जब डिस्कस करेंगे ना सेक्शन 49 पढ़ेंगे, वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में ये बात लिख रखा है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के हिसाब से पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा जब ओरिजिनल ओनर जो था वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे एंड ओरिजिनल ओनर का जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था दैट इज मिस्टर एक्स का, वो वाई का भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, राइट। ठीक है सर, अब जो भी है अपन आप थोड़ा आगे मैंने तो सही अभी चलेंगे। आईएस कंप्लीट जाएगा, उसका जो भी डिविडेंड पोर्शन का अलग में और एक क्लास लाऊंगा, राइट। उसके बाद डिस्कस कर, राइट। एसडीबी वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज सोल कंसीडरेशन। कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 50C जब मैंने आपको पढ़ा था एसडीबी के वैल्यू में हमने अच्छा खासा चर्चा कर रखा है। प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना अगर आप एसडीबी के बारे में कुछ भी डाउट है, राइट। In case immovable property has stock in trade, if sale consideration is less than SDB, then such SDB shall be treated as the sale consideration। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता रखा है। एंड कंप्यूटिंग पीजीबीपी हेड में इनकम कंप्यूट करने के लिए एसडीबी को मान लिया जाएगा, सोल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। However, SDB does not more than the 105% of sole consideration, then consideration be treated as FVOC। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर रखा है सेक्शन 50C। आपको रेफरेंस चाहिए तो प्लीज रेफर कर लेना सेक्शन को, राइट। इफ एसएससी इज नॉट सेटिस्फाइड, जो भी मैंने
आपको बताया था, यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट है SDB, देन ही केस में बी ट्रांसफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, ये AO के पास जा सकता है SSC एंड AO को सेटिस्फाइड लगा तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ये वाला केस क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। सर चलिए आगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपका कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 50C अप्लाई हो जाएगा, कैपिटल गेन का हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो सेक्शन 43CA, जब अपन क्या पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशन PGBP पढ़ रहे होंगे वहां पे अपन डिस्कस करेंगे 43CA। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में इन दैट केस जो भी आपका क्या होगा SDB वैल्यू होगा, अगर ये एक्सीड कर रहा है 105% ऑफ सोल कंसीडरेशन, देन सच SDB विल बी कंसीडर फॉर PGBP, दैट इज आपका जो PL अकाउंट में सेल जाएगा ना, वो SDB वैल्यू जाएगा। अदरवाइज जो भी आपका सेल वैल्यू हो जाएगा वो FBOC हो जाएगा। राइट। If date of agreement are not same, SDB on date of agreement can be considered for section 50C। 50C मैंने पढ़ाया था आपको, 56 टू क्लॉज 10 अभी हमने डिस्कस किया। जब अपन PGBP पढ़ेंगे वहां पे आपका एक सेक्शन 43CA, वहां पे अपन और एक बार उसकी SDB के वैल्यू में बारे में चर्चा करेंगे। राइट, फूल और और पेड बाय, मैंने आपको बताया था जनरली रजिस्ट्रेशन डेट में जो भी आपका SDB वैल्यू एग्जिस्ट होगा वो कंसीडर हो जाएगा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट से पहले, रजिस्ट्रेशन डेट ऑन और बिफोर रजिस्ट्रेशन डेट आपने कुछ क्या कर रखा है, कुछ पे कर रखा है ट्रांसफरर को, इन दैट केस SDB वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट विल बी कंसीडर प्रोवाइडेड such payment should be made in form of account pay check, account pay DD and any इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रिस्क्राइब कर रखा है उससे आपको लाएगा। SDB डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। शेयर इशूड एट प्रीमियम जो भी हमने यहाँ पे बताया था ना, प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, दैट इज ओनली प्राइवेट कंपनी। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट को कितना था, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्लॉज 7B में ये बात लिखा था, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी इंडियन रेसिडेंट को क्या कर रखा है, सेल बेच रहा है एट ए प्राइस व्हिच इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, then the difference value of the issue price and the fair market value will be taxable under the head of IFOS, provided above provisions shall not apply or issued by a venture capital and by company as may be notified by central government। ओके, ये भी रिलेवेंट नहीं है। और आप लास्ट में मैंने आपको बताया था कॉम्पेंसेशन फॉर टर्मिनल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज आ रहा था आपका सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 में आ रहा था, जहां पे मैंने मुकेश भाई एंड मिस्टर AK के एग्जांपल दे रखा था। मान लीजिए AK एयरटेल कंपनी में जॉब कर रहा है, मुकेश भाई ने उससे बुलाया, बेटा मैं आपको कॉम्पेंसेशन दूंगा, क्या करो, एयरटेल का नौकरी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, तो मैं आपको 40 लाख रुपया दूंगा। इन दैट केस 40 लाख रुपीस विल बी टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ IFOS इन हैंड ऑफ मिस्टर AK। मान लीजिए मुकेश भाई ने मिस्टर AK को ये बता रहा है, आप वहां पे छोड़ दीजिए, जियो में ज्वाइन कर दीजिए, मैं आपको क्या दूंगा, 30 लाख रुपीस कंपेंसेशन दूंगा। इन दैट केस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है मुकेश भाई एंड मिस्टर AK के बीच में, तो ये जरूर टैक्सेबल हो जाएगा। सर कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, बता दूं? ठीक है, सब बता दीजिए, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल आएगा। यहाँ पे आपका मैंने कंप्लीट कर दिया IFOS में जितना भी आपका रिलेवेंट पॉइंट था मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी छोटा मोटा कुछ चीजें जो है शायद आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपका एक डिविडेंड सेक्शन बच गया, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी क्या कर दूंगा, आपका ये डिविडेंड पोर्शन भी कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका कैपिटल गेन में जो भी आपका सेक्शन बाकी है, ऑलरेडी हमने
40%, 45% कैपिटल गेन में पढ़ रखा है, बाकी जो 50% है उससे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपका ये डिविडेंड पोर्शन वाला लाऊंगा ताकि आपका IFOS भी कंप्लीटली हो जाएगा। ध्यान दीजिए, IFOS में MCQ वगैरह क्वेश्चन आ सकता है, फैमिली वाला पेंशन आ सकता है, ओके, वहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिल रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, ओके।